हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस वीडियो में हम इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या पर्पस होता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने का, साथ ही साथ इस रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इज प्रोसेस टू फाइंड ऑल द रीजंस बिहाइंड डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखिए बच्चा, जो भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो ये चेक करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंट्स में या फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है, उनके बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट दैट मीन्स कि अगर कोई डिफरेंसेस हो जाता है तो उसके रीज़न को फाइंड आउट किया जाता है कि किन वजह से ये डिफरेंसेस शो हो रहे हैं, और उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, रिकॉन्सिल करने के लिए ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी मीनिंग। अभी हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो है आपका एक्यूरेसी ऑफ बोथ सिस्टम। बोथ सिस्टम का मतलब है बच्चा, जो आपका कॉस्ट अकाउंट्स है और जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, उन दोनों सिस्टम को फॉलो करते हुए उनकी एक्यूरेसी को चेक करना कि हाँ, चीज़ें सही तरीके से सही जगह पर दिखाई गई हैं या नहीं, सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ है या नहीं, इन चीज़ों को देखा जाता है। इसीलिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो जो चीज़ें पहले ऐड हो जाती हैं उनको लेस किया जाता है, मीन्स जो अननेसेसरी होती हैं उनको ऐड बैक किया जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको ऐड होना चाहिए था, अगर लेस हो चुके तो उन्हें ऐड किया जाएगा, और अगर ऐड हो चुकी हैं, लेस किया जाना चाहिए था तो उनको लेस किया जाता है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। और एक बेस मानकर चलते हैं यहाँ पे एक प्रॉफिट को, जैसे कि आप कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को यहाँ पर मानकर चलते हैं, फिर उसके बेसिस से फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर भी वीडियो बनी हुई है, तो उन वीडियोज़ का लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो नॉलेज ऑफ कॉसेस ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस दैट मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, मान लीजिए कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसका अमाउंट कुछ और दिखाया गया है ना, और कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड में कुछ और लिखा हुआ है, तो उन सभी के डिफरेंसेस को दूर करने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, और कॉजेस को चेक किया जाता है क्या अमाउंट के बीच में डिफरेंसेस हैं, या जो ट्रांजैक्शंस हुआ था उसको एक जगह रिकॉर्ड किया गया, दूसरी जगह नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स में कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि दोनों में ही चीज़ें सेम शो हों, तभी तो प्रॉफिट एग्जैक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्डाइज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें बच्चा, तो आप सबको पता है कभी भी जब भी अकाउंट्स का काम किया जाता है, अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, तो जो भी पॉलिसी, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, और अगर कोई डिफरेंसेस की हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको दूर किया जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पर कंप्लीट तरीके से एंड रिलायबल वे में जो भी कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है, इसीलिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंट्स में भी प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिफरेंसेस है तो उनको दूर किया जा सके और एग्जैक्ट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है बच्चे, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम बात करने वाले हैं इसके बेनिफिट्स की। तो आप ऑब्जेक्टिव्स को पर्पस के तौर पर भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंट्स में जब कभी भी आप इसको प्रिपेयर करते हैं इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका अनुपालन किया गया है, यानी उनको फॉलो किया गया है या नहीं, इसको चेक किया जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। दैट मीन्स कि अगर जो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम ट्रांजेक्शन्स के साथ कुछ
गलती हुई है तो उन इन स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो आसानी से उन गलतियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है, और एक्यूरेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाएगा। ओके, बहुत ईजी हो जाता है। फिर है प्रोवाइडेड इन्हांस एक्यूरेसी, राइट। जो आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको रिकॉन्सिल किया जाता है और फिर बाद में क्या निकल कर आता है, एक सी आ जाती है पूरी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो प्रॉफिट को लेकर के, ठीक है, एक्यूरेसी आ जाती है। तो एक्यूरेसी को यहाँ पे इन्हांस किया जाता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कैसे? उनको पता चल जाता है कहाँ पे क्या गलती हुई, उन गलतियों के क्या कारण थे, ठीक है, उनको दूर करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ से डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है कि हाँ, ये एक्यूरेट प्रॉफिट होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो उसके बेसिस पे फ्यूचर में वो प्लान कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। देन इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। उनको पता होता है कौन सी चीज़ें उनको ऐड करनी थी, कौन सी चीज़ें उनको माइनस करनी थी। तो अगर जो माइनस होनी थी वो ऐड हो गई हैं तो उनको हटाया जाएगा, और जो ऐड होनी थी वो माइनस हो गई हैं तो फिर उनको ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, जो भी कॉस्ट आती हैं, ठीक है। आप सबको पता है फैक्ट्री में काम होता है तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है आपकी, है ना। ऑफिस में काम होता है तो ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, सेलिंग कॉस्ट होती है, बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं जहाँ पे वो खर्चे होते ही होते हैं, ठीक है। फिर फैसिलिटेट्स बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजटिंग में हेल्प हो जाती है, फोरकास्टिंग में हेल्प हो जाती है। बजट को प्रिपेयर करना है तो एक्यूरेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, और वो तभी पता चलता है जब अगर दोनों बुक्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके एक्यूरेट प्रॉफिट को जाना जाता है। फिर साथ ही साथ फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको फोरकास्ट किया जा सकता है, कॉस्ट को फोरकास्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ बजट को प्रिपेयर किया जा सकता है आसानी से। फिर है स्ट्रीमलाइन ऑडिटिंग प्रोसेस की बात करें तो आप सबको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑडिट करना है। दैट मीन्स कि जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हैं, जो भी अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ऑडिट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो यहाँ से हेल्प हो जाती है क्योंकि गलतियों को दूर किया जाता है ना रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू, जो भी गलती होती है उनको सुधारा जाता है रिकॉन्सिलिएशन में, ठीक है, इसलिए। फिर है बेटर कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट का जो एलोकेशन होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट होती है, यहाँ पे मान लीजिए अगर फैक्ट्री कॉस्ट जो आई है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने 10,000 दिखाई हुई है और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में 8,000 दिखाई हुई है, तो आप उनको इजीली एलोकेट कर पाते हैं कि एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है ना, डिफरेंसेस को दूर कर पाते हैं वो सारी चीज़ें। फिर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि उनको एक्यूरेसी पता चल जाती है, रिकॉन्सिलेशन के थ्रू चीज़ों को रिकॉन्सिल कर पाते हैं, उनमें सुधार ला पाते हैं, एक्यूरेट प्रॉफिट को जान पाते हैं, तो उनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। आप इन पॉइंट्स को हेडिंग बना करके लिख सकते हैं और फिर उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं 2-3 लाइन में, तो इससे आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और इससे आपको और अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।